हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस, है ना। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, जिसे GF&AR भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये GF&AR जो सामान्य वित्त एवं लेखा नियम है, ये हमने स्टार्ट किए थे। तो इसका जो चैप्टर 1 है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो इसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। फिर इसका पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। तो चैप्टर 1 के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमने चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट किया था, साथ में इसके MCQ भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया। जिसने ये चैप्टर नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद इसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में भी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया था चैप्टर 2 को। और साथ में इसके MCQ चैनल पे अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा है वो यहाँ से देख लीजिए। आज हम इसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ये। और इस तरीके से ये 7 चैप्टर्स हैं, तो आपके जल्दी ही कवर हो जाएंगे। और साथ में MCQ करना बहुत ज़रूरी है। जिन भी बच्चों ने MCQ नहीं करा है तो उनके चैप्टर देखने के बाद में उनके MCQs कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। पहले नहीं लिखना है आपको आंसर, है ना, पहले नहीं देखना है। एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट की तरह लीजिए। अगर आपने कोई गलती करी भी है तो हम उसको वहाँ पे करेक्ट कर देंगे आपके कमेंट सेक्शन में, जिससे क्या होगा, आपको वो रिवाइज हो जाएंगी बार बार चीज़ें, ठीक है। और जब चीज़ें बार बार रिवाइज होती हैं तो एग्जाम में गलतियाँ करने की संभावना खत्म हो जाती है। ये देखो, अपने मन से ये चीज़ डर निकाल दीजिए। कोई आपका कमेंट पढ़ेगा, सोचेगा इसको तो नहीं आता, वो बस उतना ही सोच सकता है, नहीं आता। आपको मान लीजिए आता भी नहीं है तो आप वो सीख जाएंगे, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखिए चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 किससे डील करता है? चैप्टर नंबर 3 डील करता है राजस्व एवं प्राप्तियाँ। राजस्व क्या होते हैं? रेवेन्यू, ठीक है। प्राप्तियाँ क्या होती है? रिसीप्ट्स। तो जो भी रेवेन्यू है, रिसीप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड है आपका ये चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर ये 3 भागों में बटा हुआ है: सामान्य, सरकारी भवनों, भूमि के किराया, जुर्माने आदि, और राजस्व की माफ़ी, राजस्व के दावों का परित्याग, ठीक है। इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। जैसे सामान्य नियम दे दिए, तो रेवेन्यू एंड रिसीप्ट से रिलेटेड सामान्य नियम कौन से पार्ट के अंदर दे रखे हैं? भाग 1 के अंदर दे रखे हैं। और नियम कितने हैं? 27 से लेकर 32 तक इसमें नियम है। फिर अब जैसे मान लीजिए राजस्व एवं प्राप्ति में, अब यहाँ पे देखिए नियम 27 से लेकर 41 तक नियम है। अब इनको कैसे याद रखोगे आप? अब इनको बार बार भूल जाओगे, तो इसलिए पार्ट्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे भाग 1 पढ़ा आपने, पढ़ा कि रेवेन्यू एंड रिसीप्ट में पढ़ा था। फिर उसमें भाग 1 के अंदर सामान्य दे रखा है, मतलब जनरल, ठीक है। जनरल नियम बता रखे हैं, मतलब रेवेन्यू एंड रिसीप्ट से रिलेटेड जनरल नियम है। तो जनरल नियम किस में दे रखे हैं? 27 से लेकर 32 तक दे रखे हैं, जो सभी तरीके के रेवेन्यू एंड रिसीप्ट्स में काम आएंगे, ठीक है। परंतु जो भाग 2 है वो किससे डील करता है? सरकारी भवनों, भूमि का किराया, जुर्माने। तो इसमें 33 से लेकर 37 तक नियम है। तो इनमें क्या होगा, 33 से लेकर 37 तक के नियम किससे रिलेटेड होंगे? सरकारी भवन, भूमि का किराया, जुर्माने आदि से रिलेटेड होंगे। अगर मान लीजिए सरकारी भवन से कोई किराया आ रहा है तो वो पैसा किस तरीके से जमा कराया जाएगा, अगर किसी ने पेमेंट नहीं करी तो उसका क्या किया जाएगा। तो इस तरीके नियम कौन से दे रखे हैं? 33 से 37 के अंदर दे रखे हैं, भाग 2 के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए बाद में गवर्नमेंट की राजस्व की माफ़ी करी गई है। मान लीजिए कोई अन्य भले पेमेंट नहीं कर सकता है, तो उसकी क्या है, किस तरीके से माफ़ी करी जाएगी, किस तरीके से उसको छूट दी जाएगी। तो वो नियम किसे 38 से लेकर 41 के बीच में दे रखे हैं, राजस्व के दावों का परित्याग करना इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जब इस तरीके से चैप्टर वाइज याद करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर में भी फिर उसके भाग बना बना के याद करेंगे, फिर आप उनको नियम्स में बांटेंगे, तो आप बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए भाग 1 क्या बात करता है? सामान्य, जनरल की बात करता है। तो नियम इसमें क्या है? पहला नियम है नियम नंबर 27, ठीक है। नियम 27 कहता है कि जितनी भी प्राप्तियां हैं लेखों के संबंध में कर्तव्य, ड्यूटीज़ की बात करता है। तो किसकी ड्यूटीज़ की बात करता है? नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्यों की बात करता है। जो कंट्रोल ऑफिसर है उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे। अब कंट्रोल ऑफिसर को ये कर्तव्य किसने दिए हैं? ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। इसने डिसाइड किया है, मतलब सक्षम प्राधिकारी है, इसने जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके रिलेटेड नियम्स बनाए हैं, ठीक है। और उसका कंट्रोल किसको दिया गया है? उसकी ड्यूटी दी गई है नियंत्रण अधिकारी को, ये देख सकते हैं। तो इसमें इसका क्या काम होगा? नियंत्रण अधिकारी का ये काम होगा कि जितनी भी जो रिसीप्ट्स हुई हैं, ठीक है, और उनकी अकाउंटिंग करनी है, तो ये कैसे करेगा? कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। अब जैसे जो पैसा रिसीव्ड हुआ है तो उसका ये करेगा क्या? अपने घर ले जाएगा? नहीं। बैंक में जाकर मैं अगर नहीं,
तो ये क्या करेगा, ये स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर पैसा जमा कराएगा, ठीक है। कहाँ, राज्य की संचित निधि के अंदर पैसा जमा कराने का कार्य होगा इसका, किसका, नियंत्रण अधिकारी करेगा। इसके साथ साथ ये कहाँ, अगर जैसे मान लीजिए कुछ पैसा होता है जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जमा नहीं कराया जाता, तो वो कहाँ जमा कराया जाएगा, लोक लेखा में जमा कराया जाएगा, पब्लिक फंड्स के अंदर उसको पैसे को जमा कराया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के नियम कुछ में दे रखे हैं, 27 में दे रखे हैं। जो भी प्राप्ति हुई है, रिसीव्ड हुआ है, अकाउंटिंग है, तो उसके जो डेजिग्नेटेड पावर है, ड्यूटी किसकी रहेगी, नियंत्रण अधिकारी की, कंट्रोल ऑफिसर की। ये तो थोड़ा सा याद रखा है, मैं लिख भी देता हूँ, कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। आ जाइए हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पर। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा पेन, ठीक है। आज ये पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, मासिक लेखे एवं विवरणियाँ, ठीक है, मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। अब देखिए मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न से क्या, जैसे आपने हेडिंग पढ़ी, ठीक है, हम नियम क्या पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी रिसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग्स हैं, है ना, प्राप्तियां हुई हैं, लेखों के संबंध में कर्तव्य की बात कर रहे हैं, किसकी, नियंत्रण अधिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो नियंत्रण अधिकारी है यही है ना, ये कौन होगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो ये क्या करेगा, जितना भी मंथली जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है उसकी क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा, देखेगा, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, जो भी रिटर्न्स हुए उनको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कौन करेगा, कंट्रोल ऑफिसर करेगा। किसके द्वारा कौन करेंगे, ये जो नियंत्रण कंट्रोल ऑफिसर के जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो प्रपत्र संख्या कौन सी, GA 13 के अंदर मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। तो मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त कर कौन से GA के अंदर रिसीव किए जाते हैं, तो GA संख्या 13 के अंदर, है ना, प्रपत्र संख्या कौन सी है, 13 के अंदर मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त की जाती हैं। कौन करता है इसकी प्रबंध, कौन करता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर जो पैसा रिसीव्ड हुआ, ठीक है, वो कहाँ जमा करा दिया जाएगा, कोषागार के अंदर उस पैसे को जमा करा दिया जाएगा, ठीक है। और मंथली जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसको क्या करेगा, ये लेखबद्ध करने के बाद महालेखाकार जो अकाउंटेंट जनरल होता है उसने जो अपनी रिपोर्ट दी होती है उसके साथ मिलान करेगा। अगर मान लीजिए इसको लगता है कि हाँ जो पैसा, जैसे मान लीजिए इसको लगा कि भैया अकाउंटेंट जनरल ने लिखा कि 100 रुपीज़ बन रहे हैं लास्ट में सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद, और इसने देखा कि सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद भैया 90-80 आए, तो 2 रुपये कहाँ रह गए। अगर जैसे मान लीजिए कोई कमी रह भी जाती है तो ये क्या करेगा, फिर उसके बारे में किसको बताएगा, जो विभागीय अधिकारी होगा उससे पूछताछ करने के बाद में जो कमी रह गई है उसको प्लस करके वापस से ये 100 करने के बाद में महालेखाकार को सूचना देगा, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए इसको लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो ये पहले भी सूचना महालेखाकार को दे सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये मैं इसको पढ़ भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से प्रपत्र संख्या 13 में मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कोषागार में जमा करा गई अन्यथा प्रकार से लेखबद्ध की गई राशि को दर्शाया जाएगा तथा महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत कोषागार की जमाओं के विवरण में उनका मिलान कर देखेगा कि जो राशि संग्रहित किए जाने की सूचना दी गई है वह संचित निधि, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड या फिर पब्लिक अकाउंट्स के अंदर विधिवत जमा करा दी गई है या नहीं कराई गई है। इस प्रक्रिया में यदि नियंत्रण अधिकारी के ध्यान में कोई गलत जमा आए तो वह इसकी सूचना किसको देता है, महालेखाकार को देता है, ठीक है। देकर लेखों को सही करवाएगा। यदि कुछ जमाएं हुई, मतलब जो पैसा जमा हुआ है बतलाई जाए परंतु लेखे में नहीं पाई जाए, ठीक है। अब जमा बतलाई गई है तभी तो यहाँ 100 आया और लेखों में नहीं आ रही है क्योंकि लेखों में 98 आ रही है, तो वो पहले किसको सूचना देगा, उत्तरदायी जो रेस्पॉन्सिबल विभागीय अधिकारी होगा उससे उसके बारे में पूछताछ करेगा। फिर उसके बाद में ये महालेखाकार को उसके बारे में इसको सही कराने के लिए भी बोलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम नंबर 28। नियम 28 क्या कहता है, लेखों का सारांश, एक्सट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। इसके अंदर क्या होगा, जो महालेखाकार है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो कंट्रोल ऑफिसर है इसको क्या करेगा, जो मंथली, जैसे मान लीजिए अपन ने ट्रांजेक्शन करे जनवरी माह में, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करे थे, ये पैसा रिसीव हुआ, फिर लास्ट में हमने लिख दिया कि जनवरी में हमें 1000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम फरवरी की लिख देंगे, मार्च की लिख देंगे, ठीक है, अप्रैल की लिख देंगे, सारे महीनों की लिख देंगे। तो ये कौन लिखेगा, महालेखाकार लिखेगा, जो जितना भी जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हुई, क्योंकि अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेखों का सारांश, जो भी रिसीव्स हुई है उसका सारांश बना के ये कंट्रोल ऑफिसर को भेजेगा और ये प्रत्येक माह में जमा हुई राशियों का इसमें विवरण दर्शाया जाएगा, ठीक है। आ जाइए, इसमें पॉइंट नंबर 2 है
कॉम्प्लीशन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, विवरण की संकलन। अब देखो जो राजस्व के विभागीय लेखे या कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरणियों के संकलित नहीं किए जाएंगे, लेकिन जहां आवश्यक हो कोषागार जो अधिकारी से नियंत्रण अधिकारी है, ठीक है, कोषागार अधिकारी क्या करता है, ये तो पैसा डिपॉजिट करने का काम करता है, और कंट्रोल ऑफिसर का काम करता क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है। तो कोषागार अधिकारी से नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है ना विवरणियों को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा कि भैया जितनी भी कोषागार अधिकारी ने जो विवरणियाँ तैयार की हैं, ठीक है, तो उनको सत्यापित मतलब करके भेजे कि भैया ये रिकॉर्ड हुए हैं, ये बिल्कुल सही है और मेरे द्वारा इनको देख लिया गया है, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, चालानों पर सही वर्गीकरण, करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन चालान्स, ठीक है। अब चालान्स क्या होते हैं, चालान मतलब ये जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, रिसीप्ट है ना, जो पर्ची सी बनाई जाती है उसको चालान बोला जाता है कि इस तारीख से पहले आपको इतना इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ चालान्स होना चाहिए, जो भी पैसा दिया जा रहा है उसमें जो फिगर लिखे जा रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 गुड्स खरीदी या बेची, ठीक है, और आपने वहाँ पर रिकॉर्ड कर दी 4, तो पैसे का गलत हो गया ना, तो गलत चालान पेश हो गया ना, तो इस तरह गलत चालान नहीं पेश करना है। आपने अगर 5 गुड्स खरीदी है तो 5 ही लिखे उसमें, आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा चालान का, ठीक है। कोषागार के आंकड़ों में विभागीय आंकड़ों में न्यूनतम अंतर हो, ठीक है, जो कोषागार में जो पैसा जमा कराया जा रहा है और विभागीय आंकड़ों में क्या होता है, विभाग ने जो पैसा भेजा है उनमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम अंतर होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोषागार है ये, ठीक है, ये कोषागार है और ये विभाग है। अब विभाग ने क्या करा, ट्रांजेक्शन करे, 50 ट्रांजेक्शन दिखाए, 50 ट्रांजेक्शन अलग अलग में दिखाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम को उन्होंने पेमेंट करी थी 50,000 की, और यहाँ पर राम को जो अकाउंट में पैसा दिखाया गया, कोषागार राम से पैसा आया 25,000 ही दिखा दिया गलती से, ठीक है। तो अब यहाँ 25,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये क्या है, जो भी आप गलती करें वो गलती कम से कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गलती ना हो, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कोषागार और जो विभागीय आंकड़े हों इनमें क्या हो, न्यूनतम अंतर होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जिस चालान से कोषागार में राशि जमा कराने की अनुमति दी गई है उस पर पूर्ण एवं सही लेख वर्गीकृत किए जाए, ठीक है, उस पर ऐसा नहीं है गलत ट्रांजेक्शन्स कर दिए जाए। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, करेक्शन ऑफ एरर्स। अब जैसे मान लीजिए जो आपसे गलतियां हो गई हैं उनको वापस से सही किया जाएगा। तो प्रपत्र संख्या कौन सी है, GA15, ठीक है, GA15 के अंदर ये भर के भेजा जाएगा कि ये गलतियां हो गई थी, इनको वापस से सही करा जाए। पढ़ लीजिए, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण, जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है तथा जिन्हें लेखों में शुद्ध करना आवश्यक है उनका एक विवरण प्रपत्र GA15 में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोषागार अधिकारी किसको भेजता है, महालेखाकार को इस तरीके से करेक्शन करने के लिए भेजता है कि भाई ये एरर्स आए थे हमारी नज़र में, इनको आप सही कर दीजिए, ठीक है। GA प्रपत्र संख्या के अंदर इसके उसका जो फॉर्मेट है वो लिख के भेजेगा, ठीक। आ जाइए, 5वां पॉइंट है, जहाँ वर्गीकरण में ऐसी त्रुटियों का लेखा शीर्ष 8005 एवं 8011 के संबंध में पता लगाया जावे, वहाँ निर्देशक बीमा, देखो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से समझिए आप इसको। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, ट्रांजैक्शन करना था 8011 पर वहाँ लिख दिया 8005, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो क्या होगा, लेखों में शुद्धिकरण हेतु, ठीक है, जितने अब क्या होगा, लेखों में शुद्धिकरण करने के लिए ट्रांसफ़र एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष के माह के महीने में, मार्च के महीने में, कौन से, मार्च मंथ में महालेखाकार क्या करेगा, इस तरीके से करेक्शन करवाने के, शुद्धि करवाने के लिए हर साल मार्च माह में इस तरीके जो ट्रांसफ़र एंट्री करेगा, कौन करेगा, महालेखाकार करेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन भेजेगा, निर्देशक बीमा एवं प्रावधान निधि, ठीक है, ये भेजेगा। निर्देशक बीमा एवं प्रावधान निधि संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए एक लेखे में शुद्धिकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगा तथा लेखों में अंतरण है ना, ट्रांसफर एंट्री या लेखों में अंतरण द्वारा प्रविष्टि करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किसको भेजा जाएगा, महालेखाकार को भेजा जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वापस से इसको पढ़ लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर ईयर, ठीक है, साल में मार्च माह में महालेखाकार को निर्देशक बीमा एवं प्रावधान निधि द्वारा शुद्धिकरण हेतु ट्रांसफ़र एंट्री करने के लिए महालेखाकार को जो अकाउंटेंट जनरल होता है उसको हर साल मार्च के महीने में इस तरीके से एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाएगा,
ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, इस तरीके से ध्यान रखेंगे आपको याद रह जाएगा। अब ये नियम नंबर 29 देखते हैं। नियम 29 कहता है विभागीय विनिमय, डिपार्टमेंटल रेगुलेशन। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है रेवेन्यू एंड रिसीप्ट की बातें कर रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट रेगुलेशंस हैं, तो रेवेन्यू रिसीप्ट से रिलेटेड ये क्या बनाएंगे, नियम एंड प्रक्रिया बनाई जाएगी। किसके द्वारा बनाई जाएगी, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग के द्वारा इस तरीके नियम एंड प्रक्रियाओं का क्या करा जाएगा, विनिमय किया जाएगा, संचालन मतलब ये रेगुलेशन किया जाएगा, वो इसका फॉर्मेशन करेंगे नियमों का, जो राजस्व के निर्धारण, संग्रहण, प्रेषण आदि एवं प्राप्तियों की रसीद देने के बारे में विस्तृत नियम एवं प्रक्रिया बनाई जाएगी। किसके द्वारा, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग के द्वारा बनाई जाएगी। नियम नंबर 29 कह रहा है ये, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि जिन विभागों में सरकारी कर्मचारियों से सरकार की ओर से राशियां प्राप्त है ना, रेवेन्यू रिसीव करने के लिए उसकी रसीद देने की अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य विशेष रूप से रसीद दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ क्या होगा, वहाँ विभागीय विनियमों में रसीद बुकों की संख्या और तथा उपयोग में ली गई रसीदों को वापस लौटाने पर उनकी लेखों की जांच, ठीक है, जो भी रिसीव जो मतलब पर्ची काटी जाती है ना, तो उनकी बाद में जांच करने के लिए, लेखों की जांच करने के लिए भी प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित किए जाएंगे। और ये कौन बनाएगा, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग इसके नियम बनाएगा, ठीक है। अब ये नियम 30 क्या कह रहा है, सरकार को देय किसी राशि को बिना पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सरकार को पैसे देने हैं 5,000 करोड़, ठीक है, और इसने बंदे ने दे दिए 400 करोड़, तो 100 करोड़ मतलब 400 करोड़, अब इसने कितने 4,600 करोड़ रुपए का घपला कर रहा है, तो सरकार को कोई भी राशि है ना वैसे नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। 5,000 करोड़ देने से 400 करोड़ ही दे रहा है और 4,600 करोड़ नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से बिना कारण, बिना किसी पर्याप्त रीज़न के कोई भी बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार को जितना पेमेंट रिसीव करना है वो पूरा का पूरा रिसीव करेंगे, जब यह राशि प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए 4,600 करोड़ प्राप्त करना रिसीव ही नहीं है क्योंकि होगा डिफ़ॉल्टर, ये भाग गया मान लीजिए नीरव मोदी या फिर माल्या की तरह इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पैसा थोड़ी रिसीव होगा इतना आसानी से, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उसके समायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। यदि किसी मामले में छूट या माफ़ी देनी हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, ठीक है। अब हालांकि ये इन केसों में माल्या वाले केसों में काम नहीं करेगा, परंतु सरकारी खातों पे करेगा। जैसे मान लीजिए किसी से 1,000 रुपये राशि रिसीव करनी है, अब मान लीजिए 1,000 में से इसने 600 रुपये तो दे दिया, 400 रुपये नहीं दे रहा है बार बार, तो क्या करेंगे, 400 रुपये रिसीव करने के लिए सरकार का बहुत टाइम वेस्ट, पैसा खर्च होगा, तो इसको क्या है माफ़ी भी दी जा सकती है और इसको छोड़ा भी जा सकता है, पर ये किसकी परमिशन से होगा, सरकार में कोई नियम बना हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है, तभी इस तरीके से छूट दी जा सकती है, ठीक है। नियम 30 के अंदर नियम 31 क्या कह रहा है, जब तक किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत ना किया जाए, राशियों को सस्पेंस अकाउंट है ना, सस्पेंस अकाउंट कौन सा होता है, उच्चती खाते में डेबिट लिखकर जमा नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वास्तविक प्राप्तियों पर ही राशि खाते में जमा की जानी चाहिए, उससे पूर्व नहीं। विशेष मामलों में वित्त विभाग की स्वीकृति से राशि जमा की जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर जमा भी करानी है इस तरह की कोई सस्पेंस अकाउंट में, तो उसके लिए वित्त विभाग की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए नियम 32 कह रहा है, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्राप्ति के बारे में तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रहणों में महत्वपूर्ण अंतरण के बारे में पूर्ण सूचना पत्र संख्या कौन सी 55 एवं 14, ठीक है, में वित्त विभाग को देता रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए स्टूडेंट, भाग सेकंड से अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सरकार को दे समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत निर्धारित, वसूल तथा लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि या लोक लेखा में विधिवत जमा करा दी गई है। ये प्रावधान GF एंड AR के किस नियम में वर्णित है, नियम 30 में, नियम 27 में, नियम 52 में, नियम 42 में। तो बताइए कौन से नियम में है कि जो कंट्रोल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बता रखी है, DUTY, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफिसर की ड्यूटी बता रखी है कि जो भी पैसा रिसीव होगा वो कहाँ जमा कराएगा, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है या फिर पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर पैसा जमा करा दिया गया है। तो GF एंड AR के कौन से नियम में इसका प्रावधान दिया रखा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है
कि महालेखाकार से लेखों का उद्धरण प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वंचित है उनका एक विवरण अग्रेषित किया जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि महालेखाकार से जो लेखों के उदाहरण प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में कोई एरर आया है, कोई त्रुटि आई है, ठीक है, उन्हें लेखों में शुद्ध करना इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक विवरण अग्रेषित किया जाएगा किसको, कोष अधिकारी के माध्यम से विभाग अध्यक्ष को, विभाग अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को, अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे ही, या कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी जस्ट हम 2 मिनट पहले ही इसको बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको देखो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इनके आंसर वहाँ बता देंगे और साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके आंसर आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय।